थैंक यू स्पीकर सर। आपने मुझे बजट के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए जो मौका दिया है इसके लिए धन्यवाद। स्पीकर सर, आपने टाइम लिमिट तो पहले ही बांध दी थी। मुख्यमंत्री जी की बजट स्पीच जो है कोई एक तय कर वो सकते 3 हैं, अगर घंटे आप 9 एक्सीड मिनट करना चाहें तो आप कर सकते 3 हैं। घंटे 9 मिनट की थी जी। और पिन ड्रॉप साइलेंस थी पूरे हाउस में। मैंने तो बल्कि यहां तक भी सुझाव दिया था कि पानी इनको पिलवा दो। वो जो मैंने उठ के नहीं कहा पानी पिला दो, तो जब एक गरिमा सदन की जो है आपकी बजट स्पीच में रही 3 घंटे 9 मिनट की स्पीच 76 पेज की, और मेरे हिसाब से हरियाणा के विधानसभा का रिकॉर्ड है कि 3 घंटे 9 मिनट की स्पीच है। तो मैं मुख्यमंत्री जी की जो एनर्जी लेवल है, जो इनका स्टेमिना है, उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं। स्पीकर सर, हर वित्त मंत्री की एक चाहत है कि उसका बजट का आकार बढ़ा हुआ दिखाई दे। जब एलोकेशन डिपार्टमेंट्स की अमाउंट्स की हों तो उस समय हाउस में मेजें थपथपाई जाएं, दो चाहत हर वित्त मंत्री की होती है। तो मैं सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से मुख्यमंत्री जी की स्किन बचाने के लिए इस बजट में, इसको मैं डिफाइन करूंगा आगे क्या है ये, स्किन बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया आपको। उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने बजट के बाद आपका। जहां तक स्पीकर सर मैं इनके कौशल को भी दाद देता हूं। इतना जबरदस्त शब्दों का और आंकड़ों का मकड़जाल रच दिया जुगलरी ऑफ डाटा कि कोई शास्त्री या अर्थशास्त्री भी नहीं समझ सकता। इतना जबरदस्त मामला इन्होंने कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी जब बजट स्पीच पढ़ रहे थे, वित्त मंत्री जी, 223,658 करोड़ का बजट था। उसमें बजट में पढ़ रहे थे 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की चौपालें बनेंगी, टॉयलेट बनेंगे, शेड बनेंगे। ऐसा लग रहा था, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, ऐसा लग रहा था ये बजट स्पीच ना होकर एक पॉलिटिकल स्पीच। स्पीकर सर, बहुत बड़े थिंकर हुए हैं साइमन एंड साइनिक। उन्होंने कहा कि जी कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द इलेक्शन। जो बजट था ना जैसे पढ़ रहे, लीडरशिप इज नॉट अबाउट द इलेक्शन, इट इज अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जो एस्पेक्ट था ना जी, वो आपने लिए दोनों, लेकिन इस एस्पेक्ट पे पॉलिटिकल स्पीच लग रही थी, इस पर ज्यादा आपने जोर दिया। तो इसमें स्पीकर सर, मुझे भी कोई महारत हासिल नहीं है, ना मैं कोई अर्थशास्त्री हूं, कोई इतना ज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने अपने एफर्ट से, क्योंकि 4-5 बार मैंने पहले भी बजट ओपन किए हैं, बीच में मैं फिर गवर्नर एड्रेस ओपन करता रहा, तो थोड़ा सा मेरी को जो समझ है उस हिसाब से मैंने तैयारी करी, और मैं कोशिश करूंगा सकारात्मक ढंग से, क्योंकि सकारात्मक
जो आलोचना है ना जी, कृष्ण जी महाराज ने भी कहा था कि प्रशंसा करने वाले भी और सकारात्मक आलोचना करने वाले भी दोनों मुझे प्रिय होते हैं। तो मैं उन्हीं कमियों को उठाऊंगा जो आपने पता है, मैं अपनी तरफ से कोई गड़के नहीं लाया। आपने पता है, बजट बनाने वालों ने पता है कि ये कमी आ रही है, वो कमी मैं उजागर करूंगा पॉजिटिव सोच के साथ। तो इसमें स्पीकर सर, ये बजट पढ़ने के बाद जी, बजट बनाने में, पढ़ने में, सोचने में, सब में मुख्यमंत्री जी ने बजट पे एडी चोटी का जोर लगा। लेकिन जब बजट पढ़ा, सारा कागजात सारे देखे, तो ऐसा लगा अड़े थे सूर्य बनाने को, अड़े थे सूर्य बनाने को, पसीने छूट गए दीवा बनाने। तो इसमें स्पीकर सर, मैं अपनी स्पीच का जो है जी 4 पोर्शन में बांटता हूं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर जैसे रिसीट का मामला है, उससे बजट, उसके ऊपर बजट खड़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद एलोकेशन का है, उस पर मैं आऊंगा, यूटिलाइजेशन का है, और इसके बाद जो खजाना भर गया, चल रहा है, उसकी रखवाली के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कितनी पिलफरेज एम्बेजलमेंट है। तो स्टेट लाइबिलिटी के बारे में भी मतलब सारा मैं अपने हिसाब से रखूंगा। इसमें स्पीकर सर, जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात है, टैक्स कलेक्शन में इतनी जबरदस्त मतलब सरकार की गंभीरता नजर नहीं आती, इतनी उदासीनता बजट कलेक्शन में हुई है। एक्साइज में शराब के ठेकों की नीलामी में जो बजट 20,000 करोड़ तक जाना चाहिए था, वो बजट आपका बढ़ा नहीं। आपका 25-26 में 14,632 करोड़ था, 26-27 में, जबकि इन्फ्लेशन भी है, बढ़ना भी चाहिए था, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ये बढ़ा, ये आया जी 13,135 करोड़। बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा निशान कर रखा। क्यों? शराब के ठेकेदारों में आपस में होड़ लगती है, थ्रेट होते हैं, गोलियां चलती हैं, मर्डर होते हैं, मर्डर भी हुआ। और उसके बाद जो होने पौने दामों में, पहले आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एक्साइज के थे, उनका बयान था मैं 20,000 करोड़ तक जाएगा, लेकिन वो बदल दिए जी, चलो दूसरी जगह लगा। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है स्पीकर सर कि जो एक्साइज में, जो अकेले एक्साइज में इतना, ये मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि सख्ती बरतें, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, कोई और मेथडोलॉजी क्रिएट करें, जाके एक्साइज का जो रेवेन्यू है वो बढ़े। इसके बाद स्पीकर सर, चलो खो गया, जैसे इसके साथ साथ घोटाले हुए जी कई, उसमें जो है पैसा रिकवर नहीं हुआ। आपकी जो है किताब है जी स्टेटमेंट ऑन फिजिकल मैनेजमेंट, उसमें जो है स्पीकर सर, टैक्स रेज्ड बट अमाउंट डज नॉट रियलाइज्ड। ये 54,000 करोड़ का है जी, आपने टैक्स लगाए थे और वो रियलाइज हुआ नहीं। इसके साथ साथ आप जब पीएससी के चेयरमैन थे, आपने बोल्डली बड़े तथ्य रखे थे कि 41 डिपार्टमेंट और 57 के करीब पब्लिक अंडरटेकिंग, 37 के करीब ऑटोनोमस बॉडी, 24,000 ऑब्जेक्शन बाकी है जी।
24,000 और इसमें अमाउंट खड़ा है 1,80,000 करोड़ का। एक कोई मतलब ये सालों से पड़े, कोई ऑब्जेक्शन जो है मतलब आपको जो पीएससी में आपने देखा है भाई कितने किस पे एक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपने बताया था कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई रिकवरी नहीं हो रही। तो ये जो लैप्सेज है ना जी, इसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सीएलयू का है जी। सीएलयू में ईडीसी और डेवलपमेंट चार्जेस के करीब 30,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, कोई रिकवरी बिल्डर से नहीं हो रही। इसके साथ साथ मतलब जिस तरह से बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिसमें नहीं हो रही स्पीकर सर, तो मैं आपके माध्यम से मतलब माइनिंग का स्पीकर सर सारे अखबारों में आता है, माइनिंग में ये हो रहा है ये हो रहा है, डीएसपी तक के ट्रक चला दिए जिनके, और पूरे प्रदेश में एक तमाशा हो रहा है जी, रोजाना अखबार भरे पड़े। और कैग सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी जो है जी उसकी रिपोर्ट है कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आर एक्सट्रैक्टिंग minerals from double areas and putting the state to lose more than 5,000 crores per year annually. 5,000 ये भी इन्होंने लिखा है, hence total loss of tax sector is estimated to 50,000 crores in the बीजेपी regime. 14 से 25 तक जो है 50,000 करोड़ का फिल फेज हुआ है, ये कलेक्शन नहीं हुआ। हमारा भी इंटरेस्ट आपका भी इंटरेस्ट है कि कलेक्शन हो, तो इसमें कोई माइनिंग की उसमें रोकने के लिए कोई पॉलिसी बने या सरकार खुद करे, क्या करे। तो इसमें मेरा निवेदन है, ये सरकार की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। बात बोलिए, चलो अच्छा जी, कोई बात नहीं तो आप ये जवाब देंगे ना जी फिर। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था थोड़ा या उनको फैसिलिटी नहीं मिली, संक्षिप्त में डिपार्टमेंट का संक्षिप्त में रखें, बाकी मुख्यमंत्री देंगे जवाब। माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में चिंता जाहिर की है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। हमने इंटर स्टेट पॉलिसी बनाई है आईएसटीपी। पहले कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई माइनिंग के लिए कोई गाड़ी जाती थी, हरियाणा टैक्स नहीं देती। अब हमने 80 रुपये पर एमटी आईएसटीपी लगाया है, जिससे हमारा कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए का ईयरली फायदा होगा। अभी हमने जब से आईएसटीपी लगाया है, अब से पहले 50-60 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा आ चुका है। ठीक जी डॉक्टर साहब। इसमें स्पीकर सर मैं बता रहा था, तो हैवी स्कैंडल्स जितनी सीएजी की रिपोर्ट है आप उठा के देख लो। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट एक बार पढ़ लोगे ना टोटल, तो बजट बनाने का तरीका सलीका राज उसमें कई तरह के वो दिए हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में मतलब हैवी जितनी स्टैंप ड्यूटी का स्कैंडल है हर उसमें मिलेगा आपको, इसमें इतना हुआ है, इसमें इतना हुआ है, इसमें इतना हुआ है। क्या कारण है, मुख्यमंत्री जवाब दें कि उस पर प्रिकॉशन या उसका पूरा मैनेजमेंट हो नहीं रहा। और इसके साथ साथ स्पीकर सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ओवरलोडिंग का सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। विज साहब ने उठा था कि मैंने इस घोटाले के बारे में मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो मेरा ये कि जो टैक्स जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसमें गवर्नमेंट की लापरवाही नजर आती है कि जो प्रदेश के गरीब आदमी पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो कलेक्ट नहीं हुआ। और इसके साथ साथ स्पीकर साहब, सर जब ये टैक्स कलेक्शन रिसीट नहीं आती ना जी, कमी नजर आती है, तो सरकार कर्जे की तरफ भागती है। कर्जा जो है जी वो लिया 76,250 करोड़। स्पीकर सर, हर महीने ये कर्जा, हर महीने 6,353 करोड़।
इस कर्जे की राशि हर दिन 211 करोड़ रुपए, हर दिन ये कर्जे की राशि 211 रुपए हर रोज ली जा रही है। 76,000 आपने लिए, 65 पांच कुछ दे दिए, आपके पास तो 10,000 करोड़ बचा जी। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी के दो ही तराने हैं, एक हमें याद नहीं, एक तुम्हें याद नहीं। इसके साथ साथ सर स्पीकर सर, खजाना आपका जब आ गया उसमें खजाने की रखवाली जिम्मेवारी है सरकार की, और उस जिम्मेवारी के तहत कितनी प्रिफ्रेजेज हुई, एम्बेजलमेंट हुई। मैं बैंक फ्रॉड है जी, ज्यादा बताने की बात नहीं है, इतिहास में पहली बार हुआ है जी ये बैंक फ्रॉड। और एक और बताऊं मैं आपने, 1987 में मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये इनकी हालत ठीक नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल से रिक्वेस्ट की कि जी इसमें ये स्मॉल सेविंग स्कीम का कुछ म्यूनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन का कोई पैसा या सरकार का जमा हो, एक चिट्ठी निकाली वही कोऑपरेटिव बैंक में इनमें जमा करवाया जाए। 7वें दिन चेक करना, 7वें दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिट्ठी आ गई कि सरकारी पैसा सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक में जमा हो सकता है। उस इंस्ट्रक्शन के बाद किस तरह से ये खेला हुआ जी, कितना बड़ा खेला है ये, सारा सब प्रदेश ये देख रहा है कि भाई खजाना, हमारे खजाने ने था लेंगे लोग, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, स्पीकर साहब विज साहब ने खुद, मंत्री जी ने यहां कहा कि 1500 करोड़ का जो घपला है वो लेबर डिपार्टमेंट में है। तीसरा, धान घोटाला काफी डिस्कस हुआ, लेकिन मैं तो इसी एक सवाल इसमें है मेरा कि भाई बाढ़ की वजह से प्रोडक्शन 44 लाख टन बताई आपने, 30 लाख टन के करीब प्रोडक्शन हुई। सेल बताई आपने 65, आवक बताई मंडियों में 62 लाख टन। ये 30 लाख टन में जो एमएसपी लेकर चले गए लोग, धान आया नहीं, झूठा गेट पास, झूठा जे फार्म, और चावल लाके बाहर से जमा करवा दिया। ये बहुत बड़ा एमएसपी के साथ ये घोटाला प्रदेश के साथ हुआ है। जब इतने दिन ये चलता रहा, ये एक करनाल घरोंडा की बात नहीं है जी, पूरे प्रदेश में चेक कराओगे आप। तो ये मेरा था जी। ड्रेनेज घोटाला है जी, हर साल होता है ये। क्या करते हैं कि 31 मार्च को विड्रॉल होती है सारी ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, और ये 2 महीने के बाद तमाशा आ जाता है, कोई चेकिंग हो तो कह दीजिए, तो फिर सील्टिंग जमा होगी। इसमें हम क्या करें, हमने साफ करवाई। एक बहुत बड़ा का सरकारी खजाने की लूट इसमें। दूसरा, स्पीकर सर, बहुत घोटालों की लिस्ट है मेरे पास। अब आपका जितना पैसा जी जो खजाना है, मुख्यमंत्री जी, मैं स्पीकर साहब के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना खर्चा कमाल ही कर दिया। मतलब 6 पेज भरे पड़े, हर जयंती का, हर मेले का, हर फलाने का, हर जन्मदिन का, फलाना झगड़ा। और आप जो है ना जी, जो ये जो रंग मेले और जयंतियों में कोई फोटो नहीं आता, अलग अलग पगड़ियों की रंग, अलग अलग पगड़ियों के बंधेज, और बोलते हुए दिखाई दो। ये कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। तो सुनो, स्पीकर सर, सीए जी ने उजागर किया है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं जी, तकरीबन 67 प्रोजेक्ट 4 साल तक लिमिट, 1 महीने से लेकर 4 साल तक डिले हुए हैं। एक प्रोजेक्ट डिले होगा, उसमें कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी रेनोवेशन जो खड़ा है उसका भी फिर तो है। तो इसमें मेरा ये है जी कि आपने एक डिपार्टमेंट फ्यूचर भी
या डिपार्टमेंट गुड गवर्नेंस क्या है जी, डिपार्टमेंट फ्यूचर। तो ये एक मॉनिटरिंग करें। इस बात पे आपने जो किया है ये एप्रिसिएबल स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ फ्यूचर का। ये सारी मॉनिटरिंग करे खजाने। इसमें मतलब आपने एक बहुत मतलब एक आपकी नीयत और उस पर मैं नहीं शक करता, क्योंकि आप भले आदमी हो, ये भी मैं हाउस में कहना चाहता हूं। लेकिन आप इस बात के ऊपर जाओ जी कि ये किस तरह से क्या हो रहा है। जी खजाना लूट रहा है मेरा, लोगों का जो गरीब आदमी के लिए पैसा जो यूज होना चाहिए था वो जो है ये डकार रहे हैं लोग। तो इसमें मेरा स्पीकर सर, जब प्रदेश घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है, कहां गई डबल इंजन की सरकार? अंधेरी नगरी चौपट राजा, when Rome was burning, Nero was playing with the flute, बांसुरी बजा रहा था। हैं? तो इसमें स्पीकर सर तो इसमें स्पीकर सर दूसरा मेरा एस्पेक्ट है। एक सेकंड डॉक्टर साहब। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुरेंद्र सिंह नागर सांसद राज्यसभा, श्री मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री हरियाणा, श्री मोहनलाल बडोली पूर्व विधायक एवं श्री बीबी सिंगल चेयरमैन हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। जी डॉक्टर साहब। स्पीकर सर बात आती है दूसरा पॉइंट मेरा बजट एलोकेशन का। मुख्यमंत्री जी ने हर जगह 3 महीने तक जनता से पूछे जा रहे हैं सुझाव। बड़ा आपने अपने दफ्तर का टाइम भी, अपना टाइम भी और सरकार का टाइम भी, क्योंकि वो तो लोगों का टाइम है, वो आपने बजट बनाने की एक नींव के साथ आप चले गए। आप गए जी उद्योगपतियों के पास, सेठ साहूकारों के पास और बड़े बड़े लोगों के पास गए। आप 25 छोटे मोटे संगठन हैं किसानों के, किसी एक संगठन से आपने सलाह मशवरा किया हो तो नहीं? संगठन आप बता दें रिकॉर्ड में, भाई वो संगठन बुलाया था। आप किसी किसान मेले में चले गए, वहां किसानों से बात होगी, वो एक अलग बात है। केवल मेरी ये बात है, माननीय सीएम साहब केवल उद्योगपतियों के पास, केवल व्यापारियों के पास ही नहीं गए। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर की, वहां पे किसानों से भी बातचीत की, वैज्ञानिकों से नहीं, मेले में नहीं, बकायदा से वहां पे बात की, जनप्रतिनिधियों से भी, सरपंचों से भी, जिला पार्षदों से भी, ब्लॉक समिति के मेंबर्स भी और विपक्ष के विधायक भी, एमएलए भी, सबसे बातचीत करने का काम किया है। गलत तथ्य कृपया ना दें। ठीक कि सभी जब विधानसभा के सभी 90 के 90 सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्ष का एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। वह सब जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ बोलकर एडवर्टीजमेंट लूटनी, वाहवाही लूटनी, जो जिम्मेदारी थी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी थी, वो नहीं निभाई इन्होंने। यहाँ के बोलेंगे, यहाँ के जवाब देने का काम। डॉक्टर साहब जी, मेरा नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चलिए बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात कर रहे हैं? कोई विपक्ष का एक भी नहीं आया। क्यों आए विपक्ष? हरियाणा को डुबो रहे हो, अब हम डूबने में हिस्सेदार बनेंगे। अगर बजट, मैं बोल रहा हूं ना, आप बोल रहे, कोई बोल रहा है? जब क्यों आए अध्यक्ष जी, विपक्ष क्यों आए? अपना जो हरियाणा कर्जे में डुबा रहे उसमें साझेदार बनने के लिए लोगों से, मतलब ये कहते हैं हमने विपक्ष से सलाह कर ली, हमने इस वास्ते कर्जा ले लिया, कर्जे में डुबा दिया हरियाणा को। क्यों आए भाई? हाँ, बढ़िया काम करो, अगले साल आ जाएंगे हम। चलिए स्पीकर सर, एक स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, कर्ज के ऊपर लेकर के मैंने बहुत डीपली बात की, एक बार नहीं की माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस महान सदन के अंदर मैंने बात रखी है कि कांग्रेस का जब कार्यकाल था, उसकी नीति आयोग ने एक विंडो भी तय की है माननीय अध्यक्ष जी, भी इस विंडो से ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। इनके समय के अंदर जो कर्जे की विंडो थी माननीय अध्यक्ष जी, उसको टच कर गई थी और लाल रंग हो गया था उसका, लाल। और ये बातें कर रहे हैं, उसका लाल रंग हो गया था।
हाँ जी, हमने उसको कम मैं किया सारा मान्य दे दूंगा अध्यक्ष जी। इनको। अभी हमने लक्ष्य मैंने रखा है। कई बार कहा है, हर बार ये कहेंगे पहले भाई 10-11 साल हम में तो कहेंगे हमने तो किया जी। ना, पहला एक बार दे नहीं देते। नहीं, हम हर मान्य बार अध्यक्ष जी हमें बताना तुम पड़ेगा क्या कर कि रहे हो समय 11 क्या साल था। में? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। हर बार आप कहते हो इनके समय में, और हमारे समय में तो हो गया, तुम्हारे समय में क्या हुआ? एक बात तो कर दो। मान्य अध्यक्ष जी, अपने समय में एक वो किया, एक बात अपने समय में उसको कम कर रहे हैं। आए हो, कह रहे 24 फसलों और के मैंने MSP मान्य 24 फसल हरियाणा में इस आज तक बजट नहीं के गिरा। अंदर- कौन सी होती है 24 फसल? इस बजट हमें के पता नहीं। अंदर मैंने इस बजट के अंदर ये भी कहा है कि अगले साल से जो इनके समय का कर्जा था, जिसको हम देने का काम कर रहे हैं, वो इस साल के अंदर पूरा का पूरा उतर जाएगा, जो इन्होंने कर्जा लिया था बिजली विभाग से। अगले साल से मैंने अपने बजट भाषण के अंदर इसकी चर्चा की कि अगले साल से पता लग जाएगा कि कितनी गति से कर्जा कम हो रहा है। चलिए सर जी, डॉक्टर साहब। बात बत्रा जी प्लीज। गोयल साहब ने कभी वो बत्रा अपोजिशन का मेंबर नहीं था। हम 10 साल से अपने हल्के की बात कह रहे हैं, डिमांड निकलवा लो सर। एक डिमांड भी इस बजट में आपने ऐड करें, एक। आप बताओ, हर एमएलए अपनी डिमांड देता है, एक डिमांड भी कंसिडर हुई हो तो। नंबर 2 स्पीकर सर, कोई भी मजदूर संगठन, 50 के करीब मजदूर संगठन आ रहे यहाँ पर, एक भी मजदूर भाई ऐसे स्पीकर नहीं, साहब, कोई नहीं बात। मैं आई विल लीव दिस, कोई नहीं, उनको अपनी बात आई रखने विल लिव। ये लोग चलिए, मैंने- ठीक है, उनकी बात रखने दो, स्पीकर सर, बात रखने दो, स्पीकर सर, बात रखने दो। फिर कोई स्पीकर- नहीं, मंत्री जी बाद में कर लेना। स्पीकर सर, अच्छा, मेरा फिर आपसे निवेदन बाद में है कर लेना। कि सदन की गरिमा को बना। प्लीज आप अपनी बात रखें। ये लेवल नहीं है। जब कोई बात बजट नहीं, आप पर जब अपनी मुख्यमंत्री बात बोल रहे थे, कोई बोला तो आपके क्या ऐसा चुनी हो रहे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखें। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था जी, एक मजदूर संगठन बुलाया हो, गरीब आदमी, बीपीएल कार्ड धारक, या जो आदमी अंत्योदय की बात करते हैं, नीचे वाले आदमियों से कि कोई आपने मतलब कोई डिस्कशन, कोई सलाह नहीं ली। चलो, ये आपने तो एक आपने ना संकल्प पत्र दिखाई दिया, ना बीजेपी का मैनिफेस्टो दिखाई दिया। आप जिस ढंग से पूरे बजट में जो आपको मदद मिलती इसमें, लेकिन स्पीकर सर, एक भी मीटिंग में इतनी सलाह ली मुख्यमंत्री जी ने एक जगह भी बताया हो तो कि भाई मेरा बजट जो है वो सैलरी और पेंशन में और कर्ज की अदायगी में और इधर उधर 75% बजट जो है वो नॉन प्लान में चला जाता है। 100 में से 25 तो कहीं बताया आपने? कह रहा हरियाणा के लोगों, मेरे पास 54 बची है, मैं क्या खर्च करूं इसमें? फिर वो बताते, और ये बताओ आप 54 में आप क्या पहनोगे, क्या निचोड़ोगे, क्या सुखाओगे? मेरे समझ में नहीं आ रही बात है। तो इसके बाद स्पीकर साहब, मैं एलोकेशन पर आ रहा था। एलोकेशन में मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इन द लाइट पे 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट है जी 7,615 करोड़ का। 26-27 में बजट एस्टिमेट है 8,319 करोड़ का। वो 3.77 था बजट का, ये 3.71 है। जबकि इन्फ्लेशन भी हुआ 7% की। 70% पॉपुलेशन प्रदेश की एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो मुख्यमंत्री जी वाह लूट रहे हैं कि किसानों के लिए ये सारा बजट भरा पड़ा दिया, एजुकेशन में ये कर दिया, हेल्थ में ये कर दिया। 7-7 पेजों में मतलब आपके बजट की चर्चा है, 7-7 पेजों में। पता नहीं कैसे आपने मैनेज किया, कैसे करा। तो इसमें स्पीकर सर, पिछले साल में भी कम बजट जो एलोकेट किया है पिछले साल से, मुख्यमंत्री जी किसान और किसानी के प्रति आपकी पार्टी और आपने सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो उजड़ने के कगार पर चला गया है। और इस लाइन पे मैं आप एक बात बताऊं कि हरियाणा के 15 लाख किसानों पर 1 लाख करोड़ कर्जा है। ये पंजाब से ज्यादा है।
नोट करवाना है। पंजाब 95,000 करोड़ है, हरियाणा के किसानों के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा है, 75% यानी 27 लाख हेक्टेयर जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 10 साल में, राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी का देता है कि 41 जो है जी % सुसाइड के केस बढ़े किसानों की 10 साल। तो ये एक नोट करने की बातें हैं कि इसमें आपने बजट में ना मुनाफा दोगुना करने की बात कही, ना स्वामीनाथन की कही, ना डाइवर्सिफिकेशन की बात कही, ना आपने जो है जी ना कोई सब्सिडी फार्मर। तो स्पीकर सर चलो वो तो एक हो गया है। तो यार एक बार थोड़ा सा मेरे लिए एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे किसी फिगर में कोई वो आए तो मुख्यमंत्री जी जवाब ही तो देना है इन्होंने, ये तो सिर के ऊपर बैठे हैं। तो इसमें जल भराव साहब कभी कभी रह भी जाती है। मेरे को एक बात ध्यान आ गई, एक बार बाबा साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कई बार कोई चीज गलत बोली गई या उसमें फिगर गलत हो गया, सबको सब चीजों की जानकारी नहीं होती। मुझे भी एकदम वो क्या ध्यान आई, उन्होंने कहा था कि चर्चिल के पिताजी उस समय में वो एक बहुत बड़े ट्रेजरी के उसमें उस ओहदे पे थे, और एक बार जब उनके सामने एक नोट आया तो उन्होंने क्वेरी क्या लगाई, कहते डेसिमल का क्या मतलब है। मतलब डेसिमल का भी कई बार मतलब भी मान लो उनको नहीं पता था। तो जो आपने बात की मुझे ऐसे ध्यान आया, तो ये चीजें तो जो है कई बार हो भी जाती है, बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया जा सकता है और बताया भी जा सकता है, कोई खास बात नहीं। स्पीकर सर, इनके पोर्टल पर एक्सिक्यूटिव पोर्टल पर 5 लाख एकड़ आई हुई है जमीन। गांव में जाकर 3-4 महीने रेनी सीजन में किसान जो आधी धोती में जो है ना जी नाले पहाड़ों पर पड़ा रहा है, माछा ने खा लिया, फसल बर्बाद होगी। उसके बच्चे देख रहे थे कि हमारी फसल बर्बाद हुई है, कोई मुआवजा है। 5 लाख एकड़ का इन्होंने 5 लाख आदमी भरा था, 51,000 को दे दिया। कितना दिया वो एक अलग डिस्प्यूट है। तो इसमें मैं आपको बात करूं जी स्पीकर सर, अन्नदाता दुखी है, बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमने सब ने पता है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसान के रास्ते से, खलियान के रास्ते से होकर गुजरती है। लेकिन ये जिस तरह से ये बजट में कटौती हुई है स्पीकर सर, किसान बोला है। और जिस दिन किसान अपनी कुंभकर्ण की नींद जो है टूट गई ना जी, ये अमेरिका की डील भी आ रही है, क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, बजट के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता उसके ऊपर। लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ जिस दिन उठ गया उस दिन आसमान हिलेगा, धरती भी कांप उठेगी, ये मैं बात कहना चाहता हूं जी। और जहां तक स्पीकर सर, दूसरा इन्होंने इतना डिस्कशन हुआ जी, सवालों पर भी, काला कैंसन भी मोशन आए। एजुकेशन में 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था जी 21,368 करोड़ का। मैं डेसिमल पर नहीं जाना चाहता, आप जो कह रहे थे डेसिमल में लिखा है नहीं मैंने कहीं, मैंने मोटी रकम जो डेसिमल का पता, डेसिमल का भी नहीं, मैं डेसिमल पे जा ही नहीं कोई रहा, भी छोड़ सकता है, मैं डेसिमल पे मैं काउंट कर ही नहीं रहा। तो जहां 26-27 के बजट एस्टिमेट की बात है, पर सीएम साहब जरूर जाएंगे डेसिमल पे, बजट एस्टिमेट बहुत विस्तार से बोलते हैं जी। 603 करोड़ का, 23,603 करोड़ का, ये है जी 10.55%। और रिवाइज 25-26 में था 10.53, कोई बढ़ोतरी नहीं। सबसे बड़ी चिंता का विषय एजुकेशन मिनिस्टर साहब, एजुकेशन पे 1.9% बजट जीएसटीपी का खर्च हुआ है, 1.9। और जबकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें एजुकेशन पॉलिसी पर 6% बजट रिक्वायर्ड है। कहां 1.9, कहां 6%। इसमें आप तय करना, जो 6% का जो नेशनल पॉलिसी आई है एजुकेशन पे, 6% बजट होना चाहिए। तो कहां जा रहा है प्रदेश में, नहीं जाना चाहता। फिर स्पीकर साहब, तो तीसरा पॉइंट है जी हेल्थ का। हेल्थ में बहन जी बिटिया बैठी हमारी,
25-26 में रिवाइज एस्टीमेट था 11,507 करोड़ का, और 26-27 में बजट एस्टीमेट आया 14,007 करोड़ का। ये 5.77 था। तो इसमें कह रहे हैं हेल्थ में इतना बड़ा, जब बड़े टॉपिक आ रहे थे, ये होगा, पुलिस बनेंगे, तो टोटल बजट हेल्थ के ऊपर 6.2% हुआ। जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी चेक करना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हेल्थ का बजट 8% से नीचे नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क लगाता है एफिशिएंसी, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। और बजट एस्टिमेट जहां 14,000 जो था, तो जीएसडीपी का 1.1% है जी हेल्थ का बजट। हेल्थ का बजट जीएसडीपी का 1.1%, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये कहती है कि ये 2.5 होना चाहिए। तो नेशनल की उसकी पॉलिसीज के हिसाब से आप कहां जा रही है आपकी सरकार, किस तरह से क्या है? तो मुख्यमंत्री जी, आप इन बातों पर जो ये आ रहे हैं फिगर, आप इनका जवाब देना। फिर आया जी कानून व्यवस्था, होम के ऊपर 24-25 में एक्चुअल बजट था 7,145 करोड़, 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट आया 7,904 करोड़, 26-27 में बजट एस्टिमेट आया 8,675 करोड़। ये 4.6%। 25-26 में होम का बजट था 3.89% बजट था। 26-27 में आपने कर दिया 3.78, कटौती कर दी। जो कानून व्यवस्था का जो हाल है आप जानते हो। रोहतक में 7-8 दिन में मतलब किस तरह के तमाशे हुए हैं, गोलियां चल रही हैं। कल एक फिरौती की घटना हुई है, सारी पुलिस मारी हानि है। उसने पेंडा छुटाया, बस 5 करोड़ दे के। भोगात लड़का था, एक स्कूल चलाता है, आप परिवार हैं, बच्चे को उठा के ले गए और गांव के बीच में से लेकर गए। तो मेरा कहने का मतलब है स्पीकर साहब कि पोस्टें खाली पड़ी। हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ये एनसीआरबी की रिपोर्ट पर एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2000 कि हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ए पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8%। तो इसमें द मर्डर, रेप, थेफ्ट एंड मोर, इट इज वन ऑफ द 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ द कंट्री। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है स्पीकर साहब। इसमें जब नए डीजीपी साहब ने ज्वाइन किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रहता जो मैंने, उन्होंने ये कहा जी 18 से ऊपर की लड़कियां, एक साल में 11,000 लड़कियां लापता हो गई। 18 से ऊपर की, उनका बयान। 18 साल से नीचे की लड़कियां 3,000, एक साल में 14,000 लड़कियां गुम हो गई जी। ये कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर बजट घट रहा है। किसी भी स्पीकर सर मैं बताऊं, किसी प्रदेश का विकास जो है ना जी, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसान से गुजरता है। और ये इन हेड में कितनी एलोकेशन हुई है मैंने आपको बताई, आपके माध्यम से सदन को। असली तस्वीर में सारे स्पीकर, इसके बावजूद सरकार बात करती है विजन डॉक्यूमेंट, आसमान 2047, पता नहीं कौन मरेगा, कौन जिएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आसमान की तरफ देख रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश जो है ना स्पीकर साहब, आसपास की आसमान की तरफ देखने भेज रहा है, धरातल पर जो, जबकि प्रदेश ज्वालामुखी के ढेर पर खड़ा है स्पीकर साहब। ज्वालामुखी के ढेर पर यहाँ पर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, किसान की दुर्दशा और कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। बात करते हैं आसमान छूने की, बात करते हैं आसमान छूने की, रहने दो थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा इतना जुल्म तो ना कर, इतना जुल्म तो ना कर। तो इसके साथ स्पीकर साहब बात आती है पब्लिक हेल्थ की। पब्लिक हेल्थ में इनका 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था जी 5,069 करोड़ का। 26-27 में मुख्यमंत्री जी आपने बजट एस्टिमेट दिया 5,912 करोड़ का।
पब्लिक हेल्थ में 2.69% बजट था। 26-27 में आपने दे दिया 2.64, कट कर दिया। तो आप देखो पब्लिक हेल्थ में जी 60% के करीब जो टैंक हैं या तो लीक कर रहे हैं या घास फूस खड़ा है, उनकी क्वालिटी नहीं है, उनको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। 80% आप इंक्वायरी कर लो, सरपंचों से ये डेटा मंगाओ सारे हरियाणा का, 80% फिल्टर जो है वो पब्लिक हेल्थ में सफाई नहीं हो रही। तो जब यहां तक बात है, उसके बाद आप बजट काट रहे हो जी, तो सरकार नए टैक्स बढ़ाने, पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही, इंप्रूव करने की बात कर रही। इसकी दूसरी तरफ 26-27 के बजट में किस प्रकार की जो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये एक चिंता का विषय है प्रदेश के पीने के पानी। क्यों पीने के पानी की क्वालिटी से जो है ना, जीवन ने पीने के पानी मंगवाया अपने 52 गाँव से, मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट आपको दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है जी। सारी बजट घटते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही। फिर आया जी डेवलपमेंट एंड पंचायत का। किसी प्रदेश की संरचना गांव के हालात पर निर्भर करती है। इसमें 25-26 में रिवाइज एस्टीमेट था जी 7,083 करोड़। 26-27 में बजट एस्टीमेट में आया 8,703 करोड़। ये 3.50 था, ये 3.8। तो इस तरह से लगभग 2 सालों से सरपंच साहिब हरियाणा के सरपंच साहिबान, मुख्यमंत्री जी, आप पंचायत मंत्री जी, 2 साल से सरपंच साहिबानों के एस्टीमेट पड़े 2 साल से। मेरे पास रिकॉर्ड है, 2 साल से, 2 साल से निकली। चोर साहब ने पंचायत डेवलपमेंट के बारे में कहा कि जो पिछले वर्ष की बजाय जो बजट घटाया 22.88% पंचायत का बजट बढ़ा के दिया है, 22.88। मैं अगर सत्य नहीं बोल रहा, मेरे पास तो रिकॉर्ड है जी। किसके तहत 22%? क्या बात करते हो? साल से बजट पंचायत का बढ़ा कर दिया। पिछले साल था 3.41%, अब के बार है 3.89%। अगर इसमें आप मेरे पास ही अब भी आप कैलकुलेट करवा लो, आप इसमें परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। परसेंटेज का मामला है, डेसिमल का मामला नहीं है ये तो परसेंटेज का मामला है। आप बैठ के देखा क्या बोल रहा हूं। तो इस प्रकार सरकार जो है गांव के प्रति जो है सरकार की सोच को ये दर्शाता है कि भाई किस तरह किस जैसा। 2 साल से सरपंचों के एस्टीमेट पड़े हैं जी, छोटी छोटी गलियों के, नलियों के, फलाने के, दकड़ के, कोई फाइल वापस नहीं गई। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की बात कहता हूं, क्योंकि सरपंचों ने हमें बताई यही बात कि जी हमारे एस्टीमेट नहीं आते। तो इसका मतलब स्पीकर साहब, गंगवा साहब बैठे हैं PWD, इनके साथ तो जो सरकार ने किया है वो किसी के साथ नहीं। 25-26 का रिवाइज एस्टीमेट था जी 6,096 करोड़। 26-27 का बजट है 5,893 करोड़। ये बजट क्वालिटी, ये जो अमाउंट बता रहे हैं, आपका तो अमाउंट भी घटा दिया। तो 3% जो बजट था पिछली बार 25-26 में, वो बजट रह गया जी 2.63। तो आप सरपंचों से मंगाओ ये सारे कि आपके गांव के कितने लिंक रोड खराब है, पिक्चर आएगी आपको। एक एक्सरे के रूप में बता रहा हूं, पानी की है, PWD की है, कच्चे रास्तों की है, दूसरी बात है, ये मंगवाओ आप। ये सारे आपके पास तो 3 दिन में सारा सुधार जाएगा। ये एक बजट बनाने का रहस्य था जिस पर आपने मतलब दफ्तर में बैठे बैठे होता है सारा। तो ये सरकार जो है उसकी गंभीरता जो है वो PWD सड़कों के ऊपर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा वो है। इसके बाद स्पीकर सर बात आई लाडो लक्ष्मी योजना की। लाडो लक्ष्मी योजना की नंबर ऑफ फीमेल्स इन दी एज ऑफ 18 से 60 साल की उम्र में लड़कियां जो है, औरतें फीमेल, एस्टिमेटेड है जी 82,50,000। और इफ अलाउंस गिवन 21,000 अगर बजट वो दिया जाए उनको अलाउंस, तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट बैठता है जी 20,000 करोड़।
आपने पिछली बार बजट एलोकेशन में दिया था 5,000 करोड़, अब दिया है आपने 6500 करोड़ लाडो लक्ष्मी में। तो इसका मतलब ये है स्पीकर सर, इट मीन्स 68% ऑफ द फीमेल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। क्या कारण क्या नहीं है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन 68% फीमेल जो है इससे एक्सक्लूड होगी। बात स्पीकर साहब अनएम्प्लॉयमेंट की आती है। अनएम्प्लॉयमेंट जिस ढंग से जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आपको पता है, कुछ दिया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आया सारा, काम रोको प्रस्ताव भी आया था। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है 35% हैं, और हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। 7.14 लाख युवा वर्ग की तलाश में है। कुल 24.80 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा में। प्रदेश में 68.8% महिलाएं जो है बेरोजगार हैं। पीपी के आधार पर 18 से 60 साल उम्र के 8.3 लाख रोज बेरोजगार। रोजगार पोर्टल के हिसाब से दूसरा, सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश का युवा रोजगार न मिलने से नशे की गर्त में जला गया। ये इसीलिए जो कानून व्यवस्था है ना, जो पिस्तौल हाथ में आया जी, ये रोजगार इसका एक मेन कारण है। तो इसमें स्पीकर साहब एक सवाल में मुख्यमंत्री जी से पूछ सकता है आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर साहब, कि ये बात आया था जी, काम रोको प्रस्ताव भी आया था, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। 78-79 साल की आजादी के बाद किसी प्रदेश में दूसरे प्रदेश का आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा हो, ढूंढवाना। पहली बात, जिसकी डिग्निटी डाउटफुल थी, उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज से, पॉलिटिकल संरक्षण पर, और वो यहां आ गया। तो मेरा जो सवाल है वो ये है, जिस आदमी को, इनकेपेबल आदमी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है, क्या वहां इंडिपेंडेंट, क्या वहां जस्टिस, क्या वहां ट्रांसपेरेंसी होगी? इस सवाल का जवाब देगा, क्योंकि वो आदमी बैठा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। कमीशन की जो सैंक्टिटी है कमीशन की, वो खत्म हो जाती है जब उसमें जस्टिस ना हो और उसमें इंडिपेंडेंस ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो। स्पीकर सर, इसके साथ में जो बड़ा प्रोजेक्ट है जी, उस पर मैं आना चाहता हूं, स्टेट की लायबिलिटी का। स्टेट की लायबिलिटी में स्पीकर साहब इंटरनल डेब्ट है 3,91,435 करोड़, 26-27 का है। स्मॉल सेविंग का 50,000 करोड़ एस्टिमेटेड। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का है 68,995 करोड़। एडिशनल लायबिलिटी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये लोकसभा में रिप्लाई था कि इसमें हरियाणा के ऊपर लायबिलिटी जो है 46,193 करोड़ की। तो स्पीकर साहब ये बैठता है आपका 5,56,000 करोड़। ये एक सीरियस मैटर है। इसमें मेरे पास कुछ ये है जी, टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट रिपेमेंट ये है जी ₹36,101 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट है जी इसके ऊपर 29,266 करोड़। ये टोटल है जी जो अब देना है जी, जो ये है जी 65,368 करोड़। तो तकरीबन 30% के करीब कंसोलिडेटेड फंड का। दिस इज मच ऑन हायर साइड लाइक हरियाणा, डिपेंड ऑन लोन इज रिक्वायर्ड टू बी लेसन in view of very limited amount being utilized for actual capital expenditure. Speaker sir, जो actual expenditure की जो भाषा दी है इन्होंने, इसमें बजट एट ए ग्लांस में है जी। आपका आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
दिखाया जी 71%, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया 28%, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अजय रिकरिंग जो जा रहा है, मतलब उसको कम नहीं कर सकते आप। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो ग्राफ है 28%। इसमें वित्त मंत्री जी ने जो लोन की जो किस्त जारी है वो भी इसमें डाल दी, जबकि रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जी। इसमें मेडिकल कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटी बनते हैं, ब्रिजेज बनते हैं, जो लंबे टाइम के जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो रिकरिंग प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रदेश का तकरीबन 10% है, जो खर्चा करने के लिए वो 10% है, वो इन्होंने 28% अपने इसमें दिखा दिया है। इसमें इसका भी इसको भी क्लियर करें। तो स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि debt situation has become alarming. Debt to GSDP ratio was 16.27 in 2013-14 और ये has gone to 25.78. State was one of the best financially managed in इतने 13-14 and unmanageable by increasing debt here. The state has gone, ये 12th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है जी, 12th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, हरियाणा इज गोइंग अंडर फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट। पहले नहीं था साथ में, अब नंबर 2 पर आ गया पूरे इंडिया में। ये क्या कारण है जी? किस तरह से कोई रिसीट नहीं आ रही, जो एक्सपेंडिचर गलत तरीके से हो रहे हैं, क्या कारण है? इस बात को बताएं कि जब फाइनेंस कमीशन कहता है ये, तो आप या तो इसको डिनाई करो, डेट ट्रैप में पड़ा है मामला। तो similarly, due to increase in revenue deficit, its impact will be on fiscal deficit, which is likely to be above the target level. The revenue expenditure is the expenditure of recurring nature and will not be possible to cut it down, resulting that without sufficient increase in receipts, the volume of capital expenditure will be hampered continuously. A serious matter is. As such, increase in receipts and curbing revenue expenditure is a must, otherwise financial health of the state, which was best compared with other states of the country, will continue to deteriorate and we may go in such a debt trap that it will be difficult to bring it as a fiscally managed state. तो और मौज उड़ाओ, फिर तो ये मतलब होगा जी सारा, हाँ जीपीओ मौज उड़ाओ। तो बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता जितना हो रहा है। तो स्पीकर सर, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो उठाना चाहता हूं जी मैं, वो है जी 60 साल हरियाणा को बने होंगे। वित्त मंत्री जी, वो अपने गोयल साहब, 60 साल हरियाणा को बने होंगे, कोई बजट, कोई गवर्नर एड्रेस जिसमें SYL का जिक्र ना हो गया हो। 60 साल पहली दफा, पता नहीं मुख्यमंत्री जी पंजाब से या और दूसरे तरीके क्यों एक भयभीत नजर आए कि SYL का मैं जिक्र करूंगा तो कहीं कोई और मामला ना बैठ जाए। तो चलो जो बात है जी, तो इसमें हाँ बजट में इसमें गवर्नर एड्रेस जो प्रोफेसर असीम घोष जी ने पढ़ा है, इसमें SYL का जिक्र है, SYL का है, लेकिन बजट में है ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं एलोकेट किया गया। तो ये स्पीकर साहब एक बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश का जो लाइफ लाइन है, हर आदमी, राव साहब बैठे हैं, इनका इलाका बैठा है पानी का, कि पानी आएगा SYL चलेगी, किसानों की बहबूदी खुशहाली बढ़ेगी। तो इस हिसाब से जी मेरा कहना है कि जब फाइनल वर्डिक्ट आ गया 2016 में, 2022 में एक रिजोल्यूशन की कॉपी मेरे पास है, ये रिजोल्यूशन
ये 5/4/2022 को विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ और सब लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर इस रिजोल्यूशन का समर्थन किया था और एक आस लोगों को बंदी थी तथा विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया, इस पे कुछ बात बनेगी, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ जी इस पे। तो स्पीकर सर, राजनीति से ऊपर उठकर मेरा सुझाव ये है, मुख्यमंत्री जी पहल करें, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहल करें, एक रिजोल्यूशन SYL के कंप्लीशन पे विधानसभा में लाया जाए और उस रेजोल्यूशन की को लेके 90 MLA और हरियाणा प्रदेश के 15 MP, 105 आदमी प्रधानमंत्री से मिले। आप कहते हो भाई क्या कहते हैं जी, सब मुमकिन है, फलाना कहते हो, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये प्रपोजल रखें 85 आदमी के जी, ये हम जो है ना 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट अगर नाके पर देरी हो जाए ना जी, कत्ल होते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नाके पर अगर पानी ना कटा दे। ये तो आपने जी 60 साल हो गए, पानी आ नहीं रहा, किसान बैठा है, फसलें सूख रही हैं, आज नहरों में पानी है नहीं कहीं भी। तो मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के पास प्रपोजल रखें और उससे भी कोई हल नहीं निकले तो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से कह रहे हैं जी, हरियाणा सुन रहा है इस बात को, जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उस वर्डिक्ट के उसमें हरियाणा सरकार कॉन्टेम्प्ट पेटिशन डाले, कंटेम्प्ट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाले कि आपने फैसला सुनाया था, आज तकरीबन 10 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, तो ऐसा करोगे तो है इसका SYL का, ये मेरे ख्याल में खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस समय उठाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कंटेम्प्ट डालेंगे। अब तक तो कोई चक्रा नहीं हुआ, क्यों सो रही है SYL के मामले में सरकार यहाँ? हाँ, जब यहाँ मतलब हुआ बात हुई, क्योंकि जब ये फैसला आया उसके बाद जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, और वहाँ ये फैसला हुआ था राष्ट्रपति को भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री को भी मिलेंगे। राष्ट्रपति को मिलाने की जिम्मेवारी मेरी छोड़ी थी, प्रणब मुखर्जी साहब थे, और प्रधानमंत्री से जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी से। कोई मुलाकात नहीं हुई। गए जब गृह मंत्री आए वहाँ, उस टाइम गृह मंत्री राजनाथ जी थे, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल जो भी वकील थे टॉप के आए थे, वहाँ मैंने सवाल पूछा था कि भाई इसमें क्या है, बोला जी कुछ नहीं है, ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं मानेंगे और कंटेम्प्ट हम डालेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे हम? हरियाणा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सदन में 87 में आए, जब से ये SYL का मुद्दा चल रहा है, 85 में चला था, चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था आंदोलन, एक बूंद पानी नहीं आया SYL का 87 से आज तक। जो भी राजनीतिक दल होता है वो हर चुनाव पत्र में अपनी घोषणा करता मैं SYL का पानी लेकर आऊंगा, चौधरी बंसीलाल जी भी चीफ मिनिस्टर गंगा का पानी लेकर आऊंगा, SYL लेकर आऊंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2-3 बार वोट मांगी है SYL का पानी लाने के लिए कि साउथ हरियाणा में पानी लेकर आऊंगा, आज तक तो आई नहीं साहब। हो सका आपका चुप मारने से मिल जाए, एक बार तो देखो, एक बार तो एजिटेशन तो आपने खूब कर लिया साहब। कोई बात, सवाल इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 में है, उसके बाद की बात है। सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम कोर्ट है हमारा, नहीं, अरे मोदी है तो मुमकिन है, तो भरोसा करो आएगा पानी। मैं सवाल इस बात का नहीं, हमारा ये है कि हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं गई। एक सवाल है मेरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसके फैसला दे दिया तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों नहीं जा रहे? और ये जो आप कह रहे हो साउथ हरियाणा की जो भाखड़ा मेन और हांसी बुटाना नहर है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर रखा है, शुरू में हुआ था, 11 साल हो गए, अब तक स्टे क्यों नहीं वेकेट कराया, क्यों नहीं सरकार कोशिश करती? कमाल कर रहे हो आप, पहले सारे तथ्यों को जान लो आप। स्पीकर सर,
माननीय राव साहब ने कहा कि भाई चुपचाप बैठने से, कबूतर की आंख मिचने से बिल्ली साथ से नहीं निकलती मंत्री जी। तो अगर ये कॉन्टेम्प्ट या ये कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी जहां सुन रहे सुनो, अगर आपने इनमें से प्रधानमंत्री से मिले और फिर कॉन्टेम्प्ट अगर डाल दिया और पानी आ गया तो मुख्यमंत्री जी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो डिप्टी स्पीकर सर, मैं ये बात कह के अपनी बंद करता हूं स्पीच को कि गलती करी थी लम्हों ने गलती की थी, सदियों ने सजा पाई। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कादियान साहब, इस बार आज आपने शेरो शायरी बड़ी ज्यादा की है, इस बार आपने शेरो शायरी बड़ी ज्यादा की है।